Good evening, friends. Myself Ranjit. In this video, we are going to discussing about some important topics that are related from science and technology. So let's start from first topic, that is DNA प्रौद्योगिकी प्रयोग और लागू होना विनियमन विधेयक 2019 डीएनए टेक्नोलॉजी यूज इन एप्लीकेशन रेगुलेशन बिल 2019 सुर्खियों में क्यों है। सबसे पहली बात, लोकसभा में डीएनए प्रौद्योगिकी विनियमन विधेयक 2019 को पुनर्स्थापित किया गया है। इस विधेयक के तहत कुछ विशिष्ट व्यक्तियों की पहचान स्थापित करने हेतु डीएनए टेक्नोलॉजी के उपयोग के रेगुलेशन के संबंध में कुछ प्रावधान किए गए हैं। सबसे पहले आपको समझना होगा कि डीएनए क्या होता है। ये डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, जिसको आप साइंस में क्लास 10, 9 एंड इवन 12 क्लास में भी पढ़े होंगे। लेट्स फिर वंस अगेन आर्ट्स और कॉमर्स बैकग्राउंड के मेरे दोस्तों के लिए, तो डीएनए मानव एवं लगभग सभी अन्य जीवों का एक आनुवांशिकी पदार्थ होता है। अधिकांश डीएनए कोशिका के केंद्र में पाया जाता है, जिन्हें डीएनए कहा जाता है, केंद्रीय डीएनए। लेकिन कुछ मात्रा में डीएनए माइटोकॉन्ड्रिया में भी पाया जा सकता है, जो 3 पैरेंट बेबी, जिसके बारे में आपने कभी सुना होगा। तो यहाँ से कुछ जानकारी इकट्ठा करके आप समझ सकते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया का डीएनए जो होता है वही 3 पैरेंट बेबी में इस्तेमाल होता है। छोड़िए, लेट्स अपने टॉपिक में आते हैं। यह 2 श्रृंखलाओं से निर्मित एक डबल हेलिक्स, जिसको द्विकुंडलित वक्राकार संरचना है, यह विकास हेतु आनुवांशिक सूचनाओं का वहन करता है। 23 जोड़े गुणसूत्रों से निर्मित होता है और संपूर्ण जीव और प्रोटीनों के निर्माण के लिए एक तरह से मैसेज पहुंचाता है, निर्देश प्रदान करता है। डीएनए में निहित सूचना 4 रासायनिक क्षार से निर्मित होता है और इसका एक कोड होता है, जिसको हम एडेनिन, G फॉर ग्वानिन, C फॉर साइटोसिन, T फॉर थाइमिन। मानव डीएनए में लगभग 3 बिलियन क्षार होते हैं और इनमें से 99% से भी अधिक क्षार सभी लोगों में एक जैसे ही होते हैं। जस्ट पॉइंट समथिंग परसेंटेज के डिफरेंस के कारण हम लोग एक दूसरे से समथिंग अलग होते हैं। डीएनए की एक महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि यह प्रतिलिपि अथवा स्वयं की प्रतियां बना सकता है, जैसे जेरॉक्स कॉपी बोल सकते हैं आप। द्विकुंडी में डीएनए प्रत्येक स्ट्रैंड क्षार के अनुक्रम की प्रतिलिपि तैयार करने के लिए एक प्रारूप में कार्य करता है। आप देख सकते हैं कि डीएनए का डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर है। इस विधेयक के कुछ प्रमुख प्रावधानों की बात करते हैं आप। डीएनए डेटा का प्रयोग, विधेयक की अनुसूची में कुछ लिस्टेड मामले के संदर्भ में डीएनए की परीक्षण की अनुमति प्रदान की जाएगी, जैसे कि भारतीय दंड संहिता 1860 के अंतर्गत आने वाले अपराध, पितृत्व संबंधी मुकदमे, जिसको हम लोग लगातार पैटर्निटी सूट्स बोलते हैं, जो सिविल वाद है, व्यक्तिगत पहचान को स्थापित करने संबंधित मामले। डीएनए का संग्रहण कहाँ पर किया जाएगा? जांच अधिकारियों द्वारा किसी व्यक्ति के शारीरिक पदार्थों, ये बॉडी सब्सटेंसेस को एकत्रित किया जा सकता है। कुछ परिस्थितियों में सैंपल एकत्रित करने की सहमति प्राप्त करने की आवश्यकता होगी, जैसे कि गिरफ्तार व्यक्तियों, जिन्हें 7 वर्ष की सजा पाने वाले अपराधी, लिखित सहमति प्राप्त करना आवश्यक होगा। परंतु ऐसे अपराध के मामले में ऐसी सहमति की आवश्यकता नहीं है जिनमें 7 वर्ष से अधिक के कारावास अथवा मृत्युदंड का प्रावधान है। डीएनए डेटा बैंक, राष्ट्रीय डीएनए डेटा बैंक और क्षेत्रीय डीएनए डेटा बैंकों द्वारा निर्धारित प्रारूप के तहत डीएनए प्रयोगशाला में डीएनए का प्रोफाइल का संग्रहण किया जाएगा। डीएनए प्रोफाइलों को हटाना, हालांकि इस विधेयक में निम्नलिखित व्यक्तियों के डीएनए के डेटा को हटाने के प्रावधान हैं, जैसे संदिग्ध व्यक्ति, पुलिस द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत किए जाने के बाद अथवा न्यायालय द्वारा आदेश दिए जाने के बाद, विचाराधीन व्यक्ति, यदि न्यायालय द्वारा आदेश दे दिया गया है, लिखित अनुरोध के आधार पर, या फिर किसी ऐसे व्यक्ति का प्रोफाइल जो संदिग्ध है, अपराधी या विचाराधीन नहीं है, लेकिन क्राइम सीन इंडेक्स या मिसिंग पर्सन इंडेक्स में उसके डीएनए प्रोफाइल को प्रविष्ट कर दिया गया हो। डीएनए रेगुलेटरी बोर्ड की स्थापना, इसके द्वारा डीएनए डेटा बैंक और डीएनए प्रयोगशाला की निगरानी की जाएगी। यह विधेयक विभिन्न अपराधों के लिए दंड का प्रावधान करता है, जिनमें शामिल है डीएनए का सूचना का प्रकटीकरण करना, बिना प्राधिकार के डीएनए सैंपल का उपयोग करना,
यही है डीएनए डेटा बोर्ड संबंधित जानकारी। अगला टॉपिक है जीन थेरेपी के लिए राष्ट्रीय दिशा निर्देश, नेशनल गाइडलाइंस फॉर जीन थेरेपी। हाल ही में भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ICMR द्वारा जीन थेरेपी उत्पाद विकास और नैदानिक परीक्षणों के लिए राष्ट्रीय दिशा निर्देश अर्थात नेशनल गाइडलाइंस फॉर जीन थेरेपी प्रोडक्ट डेवलपमेंट एंड क्लिनिकल ट्रायल्स को जारी किया गया है। ये जीन थेरेपी क्या होता है? जीन थेरेपी उत्पाद, जीन थेरेपी प्रोडक्ट को आवश्यक जीन वाले किसी भी जैविक इकाई के रूप में परिभाषित किया जाता है जो चिकित्सीय लाभ के लिए जीनोम में संशोधन कर सकते हैं। जीन थेरेपी प्रोडक्ट सामान्य कार्य की पुनर्स्थापना करने के उद्देश्य से डिसफंक्शनल डिजीज उत्पन्न करने वाले जीन की मरम्मत, प्रतिस्थापना और निष्क्रिय करने का कार्य करते हैं। जीन थेरेपी जो है, इसमें जो प्रोडक्ट है, इसमें शामिल क्या क्या किया गया है? एक तो रिकॉम्बिनेंट वायरस वेक्टर जिसको एडिनो वायरस और रेट्रोवायरस, दूसरा है नॉन वायरल वेक्टर नेक्ड नेक डीएनए ट्रांसफेक्शन, माइक्रोबियल बैक्टीरियल वेक्टर जैसे साल्मोनेला, ई कोलाई, रिकॉम्बिएंट बैक्टीरिया डेराइव वैक्यूल, क्रिस्पर और अन्य समान तकनीकों के उपयोग के परिणामस्वरूप संशोधन, एक्स विवो आनुवांशिक रूप से संशोधित कोशिकाएं जैसे कि जीन संशोधित या संवर्धित स्टेम कोशिकाएं, iPS इंड्यूस्ड प्लूरोपिटेंट स्टेम कोशिकाएं, कार कोशिकाएं आदि। नैदानिक जीन थेरेपी के उद्देश्य हेतु आनुवांशिक सामग्री न्यूक्लिक एसिड के किसी भी रूप से युक्त घुलनशील पार्टिकुलेट पायस नैनो आधारित हस्तक्षेप शामिल है। डीएनए वैक्सीन जिसमें अंतिम उत्पाद न्यूक्लिक एसिड होता है जिसके टीकाकरण या चिकित्सा के लिए उपयोग किया जाता है। न्यू ड्रग्स एंड क्लिनिकल ट्रायल्स रूल्स 2019 के अनुसार GTP न्यू ड्रग्स के अंतर्गत आता है और इसे सदैव न्यू ड्रग्स माना जाएगा। जीन थेरेपी के बारे में समझ लीजिए कुछ। जीन थेरेपी से आशय रोगों का उपचार करने, अस्थायी उपचार प्राप्त करने की संभावनाओं के उद्देश्य के साथ साथ किसी व्यक्ति के आनुवांशिकी सामग्री के किसी घटक को समाविष्ट करने, हटाने और परिवर्तित करने की प्रक्रिया है। सिंपल शब्दों में ये कह सकते हैं कि जीन थेरेपी का अर्थ है रोगों का उपचार करना है अस्थायी रोग उपचार की सहायता से और उसकी संभावनाओं से किसी व्यक्ति के आनुवांशिकी सामग्री को किसी घटक से में जोड़ देना, काट देना, हटा देना, चेंज कर देना। इससे निम्नलिखित प्रकारों से वर्गीकृत किया जाता है। एक तो है जर्म लाइन जनन कोशिका जीन थेरेपी। जर्म लाइन जीन थेरेपी की अवधारणा से तात्पर्य जनन कोशिका में जीन संशोधित कोशिकाओं जीन मॉडिफाइड सेल को समाविष्ट करने से है जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक संचरित हो सकते हैं और नैतिक और सामाजिक विचारधाराओं के कारण भारत में जर्म लाइन जीन थेरेपी अभी निषिद्ध है। दूसरा है सेमोटिक सेल जिसको हम लोग कायिक कोशिका जीन थेरेपी कहते हैं। यह रोगी में केवल लक्षित कोशिकाओं, ऊतक या अंगों को प्रभावित करती है और आगे की पीढ़ियों तक संचरित नहीं होती है। यह भारत में वैधानिक है। इसमें क्रिस्पर और अन्य तकनीकों से संबंधित जीनोम संशोधन, जीनोम मॉडिफिकेशन भी शामिल है। इसमें 2 श्रेणियां हैं। एक तो है एक्स विवो, इसमें एक व्यक्ति से प्राप्त कोशिकाओं को आनुवांशिकी रूप से संशोधित और शरीर के बाहर संशोधित किया जाता है और उसके बाद उसे उसी या किसी अन्य व्यक्ति के शरीर में प्रत्यारोपित कर दिया जाता है। दूसरा है इन विवो, इसमें रोगियों के लक्षित कोशिकाओं, ऊतकों, अंगों जैसे यकृत, अग्न्याशय, मांसपेशियां, हार्ट में प्रत्यक्ष रूप से उपयोगी जीन को प्रत्यारोपित किया जाता है। जीन प्रत्यारोपण वायरल या नॉन वायरल वेक्टर प्रणालियों द्वारा किया जा सकता है। मानवीय रोगों की जटिलता और अप्रत्याशितता के कारण दुरुपयोग और समय और पूर्व व्यवसायीकरण को रोकने हेतु नैतिक फ्रेमवर्क एवं दिशा निर्देश आवश्यक हो गए हैं। लगभग 70 मिलियन भारतीयों को के वंशानुगत
अनुवांशिक रोग से पीड़ित होने का अनुमान लगाया गया है, जिसमें हीमोफीलिया, थैलेसीमिया, सिकल सेल एनीमिया आदि अनुवांशिक रोग हैं। प्रमुख दिशा निर्देश क्या दिया गया है? एक तो है प्रयोज्यता, दैट मीन एप्लीकेबिलिटी। ये दिशा निर्देश जीन थेरेपी के क्षेत्र में कार्यरत सभी हितधारकों पर लागू होंगे, जिनके अंतर्गत शोधकर्ता, चिकित्सक, नियामक समितियां, उद्योग, रोगी सहायता समूह आदि शामिल हैं। और सामान्य सिद्धांत, जनरल प्रिंसिपल क्या है? जीन थेरेपी प्रोडक्ट से संबंधित जितने भी मानव प्रतिभागियों पर नैदानिक परीक्षणों के मानव अधिकारों, सुरक्षा और गरिमा की रक्षा की जानी चाहिए। अनिवार्यता के सिद्धांत, स्वैच्छिकता, गैर शोषण, जोखिम का मिनिमाइजेशन आदि जैसे विभिन्न सिद्धांतों का पालन करने की आवश्यकता है। समीक्षा और निगरानी के लिए तंत्र, जीन थेरेपी सलाहकार और मूल्यांकन समिति की स्थापना की जाएगी। यह जैव चिकित्सा अनुसंधान, सरकारी एजेंसियों और अन्य हितधारकों के विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञों से मिलकर एक स्वतंत्र निकाय होगा। जीन थेरेपी प्रोडक्ट के विकास में संलग्न सभी संस्थानों और इकाइयों के लिए अनिवार्य है कि वे एक संस्थागत जैव सुरक्षा समिति की स्थापना करें। नए जीन थेरेपी प्रोडक्ट के विकास से संबंधित अनुसंधान को IBSC अर्थात इंस्टीट्यूशनल बायोसेफ्टी कमेटी और नैतिकता समिति से अनुमोदन प्राप्त करने की आवश्यकता है। मनुष्यों से जैविक सामग्री को केवल उन क्लिनिकों, अस्पतालों से प्राप्त किया जा सकता है जिनमें एक नैतिकता समिति हो। सभी नैदानिक परीक्षणों को भारतीय नैदानिक जांच रजिस्ट्री CTRI क्लिनिकल ट्रायल रजिस्ट्री इंडिया के साथ पंजीकृत होना अनिवार्य होगा। यह भारत में संचालित किए जा रहे नैदानिक परीक्षणों के पंजीकरण के लिए एक ऑनलाइन सार्वजनिक रिकॉर्ड प्रणाली है। विभिन्न हितधारकों के उत्तरदायित्व क्या हैं इसमें? जांचकर्ता द्वारा इसके दुरुपयोग को रोकने के हेतु जैविक सामग्री को पर्याप्त सावधानी और देखभाल के साथ उपचारित किया जाना चाहिए। जीन थेरेपी प्रोडक्ट्स या उसके घटकों का संग्रहण, निपटान, बायोसेफ्टी ऑन रिकॉम्बिनेंट DNA रिसर्च एंड बायो कंटेनमेंट 2017 द्वारा निर्धारित विनियमन और दिशा निर्देशों के अनुसार होना चाहिए। विदेशी मूल का कोई भी GTP या उसके संशोधित घटक को भारत में पहली बार प्रत्यक्ष मानव परीक्षण के लिए अनुमति प्राप्त नहीं है। जांचकर्ता को रोगियों की स्वायत्तता और गोपनीयता के प्रति सम्मान प्रदर्शित करना चाहिए। गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेज के लिए दिशा निर्देश, इसके अंतर्गत कार्मिक और प्रशिक्षण व गुणवत्ता नियंत्रण प्रक्रियाओं की स्थापना शामिल है। GTP निर्माण प्रक्रिया के अपशिष्ट पदार्थों और उप उत्पादों को उचित बायोहैज़र्ड डिस्पोजल प्रोटोकॉल के अनुसार सुरक्षित रूप से विसंदूषित एवं परिवहन किया जाना चाहिए। कुछ महत्वपूर्ण शब्दावलियाँ जो यहाँ पर जिक्र किया गया है उस पर छोटी सी नज़र डाल लेते हैं। सबसे पहले जीन क्या है? जीन वस्तुतः DNA दैट मीन डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड और RNA दैट मीन राइबोन्यूक्लिक एसिड में न्यूक्लियोटाइड के अनुक्रम है। कुछ जीन RNA अथवा प्रोटीन जैसे उत्पाद निर्माण के निर्देशन के रूप में काम करते हैं। अगला है जीनोम। जीनोम किसी जीव की सभी कोशिकाओं में विद्यमान जीन या आनुवंशिक सामग्री के संपूर्ण सेट को कहते हैं। जीनोटाइप किसी जीव के DNA के एक विशेष लक्षण के उत्तरदायी जीन के प्रतिरूप को जीनोटाइप कहते हैं। फेनोटाइप यह किसी जीव के प्रत्यक्ष शारीरिक लक्षणों को संदर्भित करता है जिनमें जीव की उपस्थिति, विकास और व्यवहार शामिल होता है। क्रिस्पर जो है ये क्लस्टर रेगुलरली इंटरस्पेक्ट शॉर्ट पॉलीड्रोमिक रिपीट DNA अनुक्रम होते हैं जो जीनोम एडिटिंग में एंजाइम के साथ उपयोग किए जाते हैं। ये क्रिस्पर एसोसिएटेड न्यूक्लिक CS9 कहलाते हैं। स्टेम कोशिकाएं विशेष मानव कोशिकाएं होती है जिनमें मांसपेशी कोशिकाओं से लेकर मस्तिष्क की कोशिकाओं तक अनेक विभिन्न प्रकार की कोशिकाओं में विकसित होने की क्षमता पाई जाती है। कायिक कोशिकाएं, सोमैटिक सेल
ये शरीर की ऐसी कोशिकाएं जो प्रजनन में शामिल नहीं होती। शरीर की अधिकांश कोशिकाएं कायिक कोशिकाएं होती हैं। त्वचा कोशिकाएं, अस्थि कोशिकाएं, लाल रक्त कोशिकाएं तथा अन्य कोशिकाएं इसमें शामिल है। जनन कोशिकाएं, जर्म सेल, ये कोशिकाएं युग्मनक अर्थात गैमेट्स नामक जनन कोशिकाओं का निर्माण करती है। यह केवल जनन ग्रंथियों जैसे कि अंडाशय, पुरुषों में वृषण में पाई जाती है। रेट्रोवायरस, यह वायरस वायरस का एक परिवार है जिनमें आनुवंशिकी सामग्री के रूप में आरएनए विद्यमान होता है, जो मेजबान कोशिकाओं अर्थात होस्ट सेल के डीएनए में अपने जीनोम को जोड़ सकते हैं जिसमें वे प्रवेश करते हैं। ट्रांसजीन, यह एक आनुवंशिक सामग्री जिसमें कृत्रिम रूप से दूसरे जीव के जीनोम में प्रवेश कराया जाता है। अगली पीढ़ी अनुक्रम सुविधा, नेक्स्ट जनरेशन सीक्वेंसिंग फैसिलिटी, हाल ही में सरकार के द्वारा हैदराबाद स्थित कोशिकी और आनुवंशिकी जीव केंद्र सेंटर फॉर सेलुलर एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में एनजीएस सुविधा की शुरुआत की गई। एनजीएस प्रौद्योगिकी सेंगर विधि अर्थात संपूर्ण जीनोम अनुक्रम से अलग है। इसमें व्यापक स्तर पर समांतर विश्लेषण तथा अत्यंत कम लागत पर कई नमूनों के माध्यम से उच्च विश्लेषण क्षमता प्रदान करते हैं। एनजीएस प्रसव पूर्व आनुवंशिकी जांच और परामर्श में सहयोग प्रदान करेगा और इसके बाद निदान और उपचार के लिए महत्वपूर्ण आनुवंशिक डेटा के व्यापक स्तर पर सृजन को बढ़ावा मिलेगा। दूसरा है पुनर्निर्मित एस्चेरिचिया कोलाई ई कोलाई, रिक्रिएटेड एस्चेरिचिया कोलाई ई कोलाई। वैज्ञानिकों ने पूर्णतः संश्लेषित और मौलिक रूप से परिवर्तित डीएनए कोड प्रयोगशाला में संश्लेषित जीन की मदद से ई कोलाई बैक्टीरिया के जीन को प्रतिस्थापित कर वाला विश्व का पहला जीव निर्मित किया है। ई कोलाई जीवाणु का एक स्ट्रेन है जो सामान्य मृदा और मानव आंत में पाया जाता है तथा अपेक्षाकृत आनुवंशिक विशेषता वाले एक छोटे सेट को प्रदर्शित करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक, मानव ह्यूमन एटलस पहल। मानव ह्यूमन एटलस इनिशिएटिव सुर्खियों में है। डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी ने मानव ह्यूमन एटलस पहल प्रारंभ की है। मानव परियोजना का उद्देश्य वैज्ञानिक साहित्य और सार्वजनिक डेटाबेस से आणविक, कोशिकीय, ऊतक और जैविक स्तर पर डेटा का संकलन, संग्रहण, संश्लेषण करके मानव जीवन के ओपन एंड इंटरैक्टिव, खुला और अंतःक्रियात्मक एटलस का निर्माण करना है। पहली बार भारतीय वैज्ञानिक विभिन्न रोगों से जुड़े ऊतकों और कोशिकाओं की भूमिकाओं के संबंध में गहन समझ प्राप्त करने के लिए मानव शरीर के प्रत्येक ऊतक का मानचित्रण करेंगे। प्रतिभागी संस्थानों में नेशनल सेंटर फॉर सेल साइंस और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च पुणे सम्मिलित है। इसके अतिरिक्त परसिस्टेंट सिस्टम लिमिटेड ने परियोजना की सह स्थापना की है और यह इस प्लेटफॉर्म का विकास भी कर रहा है। स्नातक अंतिम वर्ष और उससे ऊपर की कक्षाओं में अध्ययनरत छात्रों को इस परियोजना में शामिल किया जा सकता है। यहाँ तक कि विज्ञान की पृष्ठभूमि वाले किंतु आवश्यक रूप से सक्रिय वैज्ञानिक अनुसंधान में सम्मिलित होने वाले प्रतिभागी भी अनुसंधान में सम्मिलित नहीं होने वाले प्रतिभागी भी इस नेटवर्क के भागीदार बन सकते हैं। इससे शारीरिक और आणविक मानचित्रण, दवाओं की खोज, अनुकूलित और व्यक्तिगत औषधि, छात्र समुदायों के कौशल का विकास, भविष्य में अनुसंधान के लिए दरवाजे खुलेंगे, मदद मिलेगी। इस परियोजना का उद्देश्य दो अवस्थाओं, एक सामान्य अवस्था, दूसरा रोगग्रस्त अवस्था में मानव शरीर क्रिया विज्ञान को समझना है। व्यक्तिगत ऊतकों पर किस प्रकार और इस प्रकार का डेटाबेस किसी बीमारी के कारणों का पता लगाने, विशिष्ट मार्गों आदि को समझने में सहायक होगा। अन्य संबंधित तथ्य इससे क्या जुड़े हैं? उम्मीद, वंशानुगत विकारों के उपचार और प्रबंधन की विलक्षण पद्धतियाँ, यूनिक मेथड ऑफ मैनेजमेंट एंड ट्रीटमेंट ऑफ इनहेरिटेड डिसऑर्डर, दैट मीन उम्मीद। हाल ही में सरकार ने उम्मीद पहल का शुभारंभ कर दिया है। इसका उद्देश्य क्या है
कि चिकित्सा के मध्य आनुवांशिक विकारों के संदर्भ में जागरूकता उत्पन्न करना, अस्पतालों में आणविक निदान को बढ़ावा देना ताकि चिकित्सा आनुवांशिकी से संबंधित विकास का लाभ रोगियों तक पहुंच सके। यह विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के जैव प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा समर्थित है। उम्मीद पहल के 3 घटक हैं। एक तो है सरकारी अस्पताल से परामर्श, प्रसव पूर्व परीक्षण और निदान, प्रबंधन और बहुविषयक देखरेख उपलब्ध कराने हेतु निदान केंद्रों की स्थापना करना, मानव आनुवांशिकी में कुशल निदानविद तैयार करना और आकांक्षी जिलों के अस्पतालों में गरीब महिलाओं, गर्भवती महिलाओं और नवजात शिशुओं की आनुवांशिक रोगों की जांच करना है। नेक्स्ट टॉपिक, जीनोम इंडिया प्रोजेक्ट। हाल ही में केंद्र सरकार ने 238 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत वाली एक महत्वाकांक्षी जीन मैपिंग परियोजना, जीनोम एडिटिंग प्रोजेक्ट के रूप में जाना जाता है जिसे, को स्वीकार प्रदान कर दिया है, स्वीकृति दे दी है। चलिए जानते हैं जीनोम इंडिया प्रोजेक्ट के बारे में। इस परियोजना को जैव प्रौद्योगिकी विभाग, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के तहत स्वीकृति प्रदान की गई है। भारत के आनुवांशिक परिदृश्य में के मानचित्रण तथा एक व्यापक डेटाबेस के सृजन के लिए बजट भाषण में राष्ट्रीय स्तर पर 2 नवीन विज्ञान परियोजनाओं के शुभारंभ का प्रस्ताव रखा गया। यह उनमें से एक है। यह परियोजना बंगलुरु में स्थित भारतीय विज्ञान संस्थान, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस IISc तथा कुछ भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी सहित 20 अग्रणी संस्थाएं इसमें शामिल होगी। IISc एक स्वायत्त संस्थान, मस्तिष्क अनुसंधान केंद्र, इस परियोजना के नोडल कार्यालय के रूप में काम करेगा। एक ग्रिड निर्माण के लिए इस परियोजना के प्रथम चरण में देश भर से 10,000 लोगों के नमूने को एकत्रित किया जाएगा, जो एक संदर्भ में जीनोम अर्थात रेफरेंस जीनोम के विकास को सक्षम बनाएगा। इस परियोजना के पहले वैज्ञानिक और औद्योगिक संस्थान परिषद ने विगत वर्ष इंडीजेन कार्यक्रम के अंतर्गत 1008 भारतीयों के समग्र जीनोम अनुक्रम प्रक्रिया को संचालित किया था। क्या फ़ायदा होगा, व्हाट आर द इम्प्लीकेशन, और इसके क्या सिग्निफिकेंस मिलेंगे इस परियोजना से। मानव जीनोम परियोजना के तहत अब तक के लिए वैश्विक आनुवांशिक अध्ययन मुख्य रूप से कॉकेशियन शहरी मध्यम वर्ग के नमूने 95% पर आधारित हैं, जिन्हें सभी मनुष्यों का प्रतिरूप नहीं माना जा सकता। यह परियोजना भारत में व्यापक स्तर पर जीनोम डेटा के एकत्रण, उसका विश्लेषण, रखरखाव, उपयोग, संचार के क्रम में स्वदेशी क्षमता विकसित करने में सहायता प्रदान करेगी। प्रिसीजन मेडिसिन के विकास में सहायक। यह विविध भारतीय जनसंख्या में पाए जाने वाले रोगों और उसके लक्षणों के प्रकार, उसके प्रकृति को समझने में भी सहायता करेगा। भारत की आनुवांशिक विविधता का मानचित्रण एक जैविक और समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण के विकास की वैज्ञानिक समझ को और बेहतर बना देगा। पूर्वानुमान और निवारक स्वास्थ्य देखभाल। इस परियोजना के प्राप्त परिणाम दुर्लभ आनुवांशिक रोगों का तीव्र और कुशल निदान प्रदान करने में सहायक सिद्ध होगा। नेक्स्ट टॉपिक है आनुवांशिकी रूप से संशोधित फसलें, GM क्रॉप्स। सुर्खियों में इसलिए है क्योंकि जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमेटी ने महाराष्ट्र सरकार से हार्बिसाइड टॉलरेंट वैरायटी ऑफ BT कॉटन की अवैध कृषि पर रोक लगाने हेतु कार्रवाई करने को कहा। ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन आप समझ लीजिए कि GM फसलों के बारे में। GM फसल से ऐसे फसलों से है जिनमें कीट प्रतिरोधी क्षमता, शाकनाशी सहनशीलता, सूखा प्रतिरोधकता आदि जैसे कुछ वांछनीय गुणों की प्राप्ति हेतु अन्य प्रजातियों के जीन को कृत्रिम रूप से इसमें प्रविष्ट कराया जाता है। वर्तमान में भारत में एकमात्र GM फसल BT कपास की कृषि की अनुमति प्राप्त है, किंतु विगत कुछ महीने में अनेक राज्यों में GM फसलों जैसे बैगन, सोयाबीन की कृषि के कई मामले सामने आए हैं। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के अंतर्गत परिसंकटमय सूक्ष्म जीवों या आनुवांशिकी रूप से निर्मित जीवों या कोशिकाओं के विनिर्माण, उसके उपयोग, आयात निर्यात, भंडारण नियमावली,
1989 के अनुसार जीएम फसलों के अनुमोदन हेतु एक सुस्थापित नियामकी ढांचा है। शाकनाशी सहनशील बीटी कपास है क्या? वर्तमान में केवल क्राय 1AC और क्राय 2AB जीन युक्त जीएम कपास की किस्मों की कृषि की अनुमति है। ध्यान रहे कि क्राय 1AC और क्राय 2AB जीनों को वैसिलस थ्रूजीनियसिस बीटी नामक सॉइल बैक्टीरियम अर्थात मृदा में पाए जाने वाले जीवाणु से प्राप्त किया जाता है और ये नस्लें कोडिंग द्वारा बोलवर्म कीटों की रोकथाम हेतु विषाक्त प्रोटीन का निर्माण करती है। बीटी कॉटन या बीजी कॉटन 3 में दूसरे सॉइल बैक्टीरियम एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमफेसियंस से प्राप्त एक अन्य जीव CP4EPSPS का समावेशन किया जाता है। STBT कॉटन ग्लाइफॉस्फेट के प्रति सहनशील होता है। ग्लाइफॉस्फेट एक शाकनाशी है। ग्लाइफॉस्फेट फसल को हानि पहुंचाता है, अपितु यह केवल खरपतवार को भी नष्ट नहीं करता। भारत में ग्लाइफॉस्फेट चाय बागानों और गैर फसल क्षेत्रों में उपयोग करने हेतु पंजीकृत है। ये जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमेटी क्या है? जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमेटी वस्तुतः पर्यावरण और वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अधीन एक स्थापित निकाय है। यह अनुसंधान और औद्योगिकी उत्पादन में हानिकारक सूक्ष्मजीवों पुनर्योगज के व्यापक पैमाने पर उपयोग संबंधी गतिविधियों को अनुमोदन प्रदान करने वाला एक शीर्ष निकाय है। GEAC प्रायोगिक क्षेत्र परीक्षणों सहित पर्यावरण में आनुवंशिक अभियंत्रित जीवों और उत्पादों के निर्गमन से संबंधित प्रस्तावों के अनुमोदन हेतु उत्तरदायी है। नेक्स्ट टॉपिक दैट इज गोल्डन राइस। सुर्खियों में है। अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान IRRI ने अपने सहयोगी के साथ मिलकर IRRI परिसर में नियंत्रित वातावरण के भीतर गोल्डन राइस की सफलतापूर्वक कृषि की है। इसके बीच में आप समझ लीजिए कि विटामिन ए की जो डेफिशिएंसी है, सामान्य तौर पर संतुलित आहार अर्थात ताज़े फल सब्जी पशु उत्पाद अन्न अल्प मात्रा में सेवन के कारण ये विटामिन ए की कमी हो जाती है। विटामिन ए निरंतर कमी से अंधापन, रुग्णता, यहाँ तक कि व्यक्ति की मृत्यु भी हो सकती है। विटामिन ए की अल्पता प्रतिरक्षी तंत्र को भी खतरे में डालती है, जिससे कि अतिसार, श्वसन पथ के संक्रमण, चेचक सहित आम बीमारियों के कारण बच्चों की मृत्यु होती है। गोल्डन राइस क्या है? गोल्डन राइस चावल की एक ऐसी किस्म का एक सामूहिक नाम जिन्हें विकासशील देशों में विटामिन ए की अल्पता अर्थात डेफिशिएंसी को दूर करने हेतु आनुवांशिकी रूप से इसको संशोधित किया गया है। यूरोपीय वैज्ञानिक 1990 के दशक के अंत तक आते आते गोल्डन राइस की पहली किस्म विकसित किए थे। गोल्डन राइस सामान्य चावल से थोड़ा सा अलग होता है। इसमें मक्का और बैक्टीरिया मूल के एक अतिरिक्त जीन होते हैं जो एक साथ मिलकर चावल के दानों में प्रोविटामिन यानी बीटा कैरोटीन का उत्पादन करते हैं। प्रोविटामिन ए दानों को पीला नारंगी रंग प्रदान करता है, इसलिए इसका नाम गोल्डन राइस रख दिया गया है। एक बार शरीर द्वारा अवशोषित करने के बाद प्रोविटामिन ए विटामिन ए में चेंज हो जाता है। प्रोविटामिन ए अनेक फलों और सब्जियों में भी पाया जाता है, जैसे कि गाजर में प्रोविटामिन ए की उपस्थिति के कारण ही इसका रंग नारंगी होता है। जांच में पाया जाता है कि एक कप गोल्डन राइस एक वैक्स की विटामिन ए की एक बार शरीर द्वारा अवशोषित करने के बाद, जैसा कि मैंने पहले बताया कि ये प्रोविटामिन ऑटोमेटिकली ही विटामिन ए में चेंज हो जाता है।
जांच में पाया गया है कि एक कप गोल्डन राइस एक व्यक्ति की विटामिन ए की दैनिक आवश्यकता का 50% भाग तक प्रदान कर सकता है। गोल्डन राइस को सामान्य चावल की भांति ही उगाया जाता है और कृषि लागत में कोई ज़्यादा चेंजिंग नहीं आता है। यह उपज में कोई कमी किए बिना पानी के उपयोग को 30% तक कम करता है। इसे 3 महीने में एक से अधिक समय तक संग्रह करके नहीं रखा जाना चाहिए। इस अवधि के बाद यह चावल अपने पोषक तत्वों को खो सकता है। अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट यह एक स्वतंत्र, गैर लाभकारी, अनुसंधान उन्मुख और शैक्षणिक संस्थान है। इसकी स्थापना फिलीपींस की सरकार के समर्थन के साथ फोर्ड और रॉकफेलर संस्थान के द्वारा वर्ष 1960 में की गई थी। इस संस्थान का मुख्यालय फिलीपींस के लॉस बानोस में स्थित तथा इसके कार्यालय एशिया और अफ्रीका में चावल उगाने वाले 17 देशों में स्थित है। हाल ही में वाराणसी में इसका क्षेत्र केंद्र खोला गया था। यह संस्थान चावल विज्ञान के माध्यम से निर्धनता और भुखमरी को कम करने, चावल का उत्पादन करने वाले किसानों और उपभोक्ताओं के स्वास्थ्य के सुधार और कल्याण और भावी पीढ़ियों के लिए चावल की खेती हेतु पर्याप्त वातावरण और पर्यावरण को संरक्षित रखने के उद्देश्य से समर्पित है। CGIAR संघ का एक सदस्य है और CGIAR खाद्य सुरक्षित भविष्य के लिए प्रतिबद्ध एक वैश्विक अनुसंधान समिति है, जिसके बारे में जाना जरूरी नहीं है। मुक्तोश्री IET 21845 मुक्तोश्री एक ऑर्गेनिक प्रतिरोधी वाणिज्य चावल की एक किस्म है। मुक्तोश्री किसका किस्म है, सिर्फ इतना ही काफ़ी है समझना योग। चावल की एक किस्म पश्चिम बंगाल के कृषि विभाग और लखनऊ स्थित राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान के द्वारा मिलकर इसे विकसित किया गया है। चलते हैं अब हम लोग स्पेस टेक्नोलॉजी में। अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो का पहला टॉपिक है गगनयान। गगनयान राष्ट्रीय सलाहकार परिषद का गठन किया गया है, जिसमें विभिन्न संस्थानों और उद्योगों को शामिल किया गया है। गगनयान राष्ट्रीय सलाहकार परिषद जो है कई वरिष्ठ अधिकारी जैसे अंतरिक्ष विभाग, विज्ञान एंड टेक्नोलॉजी के सचिव, प्राइम मिनिस्टर के प्रमुख वैज्ञानिक सलाहकार, इसरो के पूर्व अध्यक्ष और प्रमुख अकादमिक और अनुसंधान संस्थानों के निदेशक, विभिन्न भारतीय उद्योगों के प्रमुख इसमें शामिल हैं। इस परिषद के प्रमुख कार्य जो हैं, एक तो गगनयान कार्य की और उसकी समग्र परियोजना की स्थिति पर नज़र बनाए रखना और साथ ही साथ राष्ट्रीय स्तर पर विभिन्न हितधारकों के साथ सहयोग स्थापित करना। इसके द्वारा गगनयान मिशन को पूरा करने हेतु उद्योगों सहित विभिन्न राष्ट्रीय संस्थानों द्वारा प्राथमिकताएं निर्धारित किए जाने की आवश्यकता पर बल दिया गया है। पृष्ठभूमि: भारत द्वारा पहली बार वर्ष 2004 में अंतरिक्ष में एक मानव युक्त मिशन भेजने की परिकल्पना की गई थी। भारतीय अंतरिक्ष यात्रियों को अंतरिक्ष में ले जाने का स्वदेशी मिशन गगनयान परियोजना की घोषणा 2018 में की गई। विगत कुछ वर्षों में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो द्वारा ऐसी अनेक तकनीकों का विकास और परीक्षण किया जाता रहा है जो मानव युक्त अंतरिक्ष उड़ान के लिए एक महत्वपूर्ण कदम हो सकता है। इसके अंतर्गत स्पेस कैप्सूल रिकवरी एक्सपेरिमेंट, क्रू मॉड्यूल एटमॉस्फेरिक री एंट्री एक्सपेरिमेंट केयर 2014, GSLV मार्क 3 2014, रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर RLVTD, क्रू स्केप सिस्टम एंड पेड एबॉट टेस्ट सम्मिलित है। हाल ही में इसरो ने एक स्पेस कैप्सूल, क्रू मॉड्यूल और स्पेस सूट प्रोटोटाइप का भी अनावरण किया है। देश की गगनयान परियोजना के तहत अंतरिक्ष यात्रियों का चयन करने वाले उन्हें प्रशिक्षित करने वाले मिशन के लिए
घोषणा की गई है। रूसी कंपनी है जिसका नाम है ग्लोब कॉस्मोस। इसरो द्वारा फ्रांसीसी अंतरिक्ष एजेंसी CNES के साथ अंतरिक्ष चिकित्सा, अंतरिक्ष यात्रियों के स्वास्थ्य की निगरानी, विकिरण सुरक्षा, लाइफ सपोर्ट सहित विभिन्न क्षेत्रों से संबंधित विशेषज्ञता के मामलों में सहयोग स्थापित किया जाएगा। गगनयान मिशन के बारे में, यह एक क्रू ऑर्बिटल स्पेसक्राफ्ट है जिसमें 3 लोगों को 7 दिनों तक अंतरिक्ष में भेजा जा सकता है। इसके साथ ही साथ रूस, अमेरिका और चीन के बाद किसी व्यक्ति को अंतरिक्ष में भेजे जाने वाला भारत चौथा देश बन जाएगा। इस कार्यक्रम को वर्ष 2022 से पहले पूरा करने की संभावना व्यक्त की गई है। इसरो द्वारा दिसंबर 2021 तक मानव मिशन प्रारंभ करने के लिए 2 मानव रहित मिशन गगनयान की योजना बनाई गई थी। गगनयान को प्रक्षेपित करने हेतु GSLV मार्क 3 चरण वाला हैवी लिफ्ट लॉन्च व्हीकल का प्रयोग किया जाएगा, जिसके पास मिशन के लिए आवश्यक पेलोड क्षमता है। इस अंतरिक्ष यान को 300 से 400 किलोमीटर की लो अर्थ ऑर्बिट में स्थापित किया जाएगा। अपने परीक्षण के 16 मिनट के भीतर ही चालक दल अंतरिक्ष में पहुंच जाएंगे, जहां चालक दल 5 से 7 दिनों तक रहेंगे। इस यान की वापसी में लगभग 36 मिनट का समय लगने वाला है। मौजूदा रूसी सोयूज, चीनी सेनझोउ और नासा के ओरियन अंतरिक्ष यान की तुलना में गगनयान का आकार थोड़ा सा छोटा होगा। यद्यपि औपचारिक समझौते अभी तक नहीं किए गए हैं, किंतु अंतरिक्ष यात्रियों को प्रशिक्षण प्रदान करने हेतु इसरो द्वारा भारतीय वायुसेना और इसके बेंगलुरु स्थित इंस्टीट्यूट ऑफ एरोनॉटिक्स मेडिसिन के साथ सहयोग किया जाएगा। मानव अंतरिक्ष मिशन गगनयान के अंतरिक्ष यात्री IAF के पायलट होंगे, जिन्हें रूस में प्रशिक्षण दिया जा रहा है। यह परियोजना भारत के लिए निम्नलिखित संदर्भ में उपयोगी सिद्ध हो सकती है। एक तो देश में विज्ञान और प्रौद्योगिकी के स्तर में संवर्धन और अंतरिक्ष कूटनीति में बढ़ावा मिलेगा, अर्थव्यवस्था में योगदान और युवाओं को प्रेरित करने का एक मौका, सामाजिक लाभ हेतु प्रौद्योगिकी के विकास को बढ़ावा। इससे संबंधित कुछ जुड़े हुए बातें जैसे वयोमित्र। इसरो गगनयान नामक एक मानव रहित अंतरिक्ष यान की सहायता से वयोमित्र को अंतरिक्ष में भेजेगा। वयोमित्र ये 2 शब्द से बन के बना है, अंतरिक्ष और मित्र से मिलकर बना है। वस्तुतः गगनयान के क्रू मॉडल के भीतर ही क्रू गतिविधियों के मिमिक हेतु कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित रोबोटिक प्रणाली है। इसे इसरो के सहयोग से IISc के वैज्ञानिकों द्वारा विकसित किया गया। मानव अंतरिक्ष उड़ान केंद्र, ह्यूमन स्पेस फ्लाइट सेंटर, इसरो के अंतर्गत भारतीय मानव अंतरिक्ष उड़ान कार्यक्रम के समन्वय हेतु जनवरी 2019 में इस केंद्र का उद्घाटन किया गया था। यह गगनयान परियोजना के क्रियान्वयन हेतु उत्तरदायी होगा। यह केंद्र अग्रलिखित गतिविधियां संचालित करने में संलग्न है। इस मिशन की शुरुआत के अंत तक योजना निर्माण, अंतरिक्ष में कर्मी दल रहने हेतु इंजीनियर प्रणाली का विकास इत्यादि किया जाएगा। चलिए इसरो द्वारा विकसित उपग्रह प्रक्षेपण यान, जिसको हम लोग ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल PSLV, इसे मुख्यतः अर्थ ऑब्जर्वेशन या रिमोट सेंसिंग उपग्रह को प्रक्षेपित करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, डिजाइन किया जाता है। इसका लिफ्ट भार 1750 किलोग्राम और 600 से 900 किलोमीटर की ऊंचाई वाले सूर्य तुल्यकालिक गोलाकार ध्रुवीय कक्षाओं तक जाने में सक्षम है। PSLV क्रमागत ठोस और तरल ईंधन चरणों वाला 4 चरणीय प्रक्षेपण यान है। यह भारत का तीसरा पीढ़ी का प्रक्षेपण यान है। तरल चरणों वाला भारत का प्रथम प्रक्षेपण यान है। ये GSLV क्या होता है? जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। GSLV को मुख्यतः संचार उपग्रहों को उच्च दीर्घवृत्ताकार भूतुल्यकालिक स्थानांतरण कक्षा में स्थापित करने हेतु डिजाइन किया जाता है। GSLV के 2 संस्करण हैं। GSLV मार्क 2 या 3 चरण वाला, जिसमें 4 तरल स्ट्रेप्ड ऑन बूस्टर विद्यमान होते हैं, और प्रथम चरण ठोस रॉकेट का मोटर का उपयोग, सेकंड चरण में तरल ईंधन और तीसरा चरण में क्रायोजेनिक अपर स्टेज मार्क 2 का होता है। 2500 kg का
लिफ्ट भार वाले उपग्रहों को GTO में अर्थात 5000 से किलोग्राम तक के लिफ्ट ऑफ भार वाले उपग्रहों को लियो में प्रक्षेपित किया जा सकता है इसके मदद से। और GSLV मार्क 3 या 3 चरणीय वाहन जिसमें अपर स्टेज में एक स्वदेशी क्रायोजेनिक इंजन, इसके प्रथम चरण में ठोस ईंधन, In this video, we discuss almost most of the important topics in science and technology. Watch my video 2 or 3 times, then you will simply say, yes, this is a very good way for revision series. Thanks a lot for watching this video. Please subscribe my channels. Lot of thanks. Bye bye.